नमस्कार। ये है भारतीय दर्शन की रूपरेखा और आज हम सुनेंगे भारतीय दर्शन की रूपरेखा की पहली अध्याय। पहला अध्याय, दर्शन क्या है। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। सोचना मनुष्य के विशिष्ट गुण है। इसी गुण के फलस्वरूप वह पशुओं से भिन्न समझा जाता है। अरस्तु ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहकर उसके स्वरूप को प्रकाशित किया है। विवेक अर्थात बुद्धि की प्रधानता रहने के फलस्वरूप मानव विश्व की विभिन्न वस्तुओं को देखकर उनके स्वरूप को जानने का प्रयास करता रहा है। मनुष्य की बौद्धिकता उसे अनेक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बाध्य करती रही है। वे प्रश्न इस प्रकार हैं: विश्व का स्वरूप क्या है? इसकी उत्पत्ति किस प्रकार और क्यों हुई? विश्व का कोई प्रयोजन है अथवा ये प्रयोजन ही क्या है? आत्मा क्या है? जीव क्या है? ईश्वर है अथवा नहीं? ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर के अस्तित्व का क्या प्रमाण है? जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? सत्ता का स्वरूप क्या है? ज्ञान का साधन क्या है? सत्य ज्ञान का स्वरूप और सीमाएं क्या है? शुभ और अशुभ क्या है? उचित और अनुचित क्या है? नैतिक निर्णय का विषय क्या है? व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है, इत्यादि। दर्शन इन प्रश्नों का युक्तिपूर्वक उत्तर देने का प्रयास है। दर्शन में इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भावना या विश्वास का सहारा नहीं लिया जाता है, बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। इन प्रश्नों के द्वारा ज्ञान के लिए मानव का प्रेम या उत्कंठा का भाव व्यक्त होता है। इसलिए फिलॉसफी का अर्थ ज्ञान प्रेम या विधानुराग होता है। फिलॉस मतलब प्रेम, सोफिया मतलब ज्ञान। इन प्रश्नों को देखने से पता चलता है कि संपूर्ण विश्व दर्शन का विषय है। इन प्रश्नों का उत्तर मानव अनादिकाल से देता आ रहा है और भविष्य में भी निरंतर देता रहेगा। इन प्रश्नों का उत्तर जानना मानवीय स्वभाव का अंग है। यही कारण है कि यह प्रश्न हमारे सामने नहीं उठता कि हम दार्शनिक बने या ना बने, क्योंकि दार्शनिक तो हम हैं ही। इसी सिलसिले में हक्सले का यह कथन उल्लेखनीय है कि हम सबका विभाजन दार्शनिक और अर्धदार्शनिक के रूप में नहीं, बल्कि कुशल और अकुशल दार्शनिक के रूप में ही संभव है। भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके। भारत का दार्शनिक केवल तत्व की बौद्धिक व्याख्या से ही नहीं संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वह तत्व की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। भारतीय दर्शन में अनुभूतियां दो प्रकार की मानी गई है। पहला इंद्रिय, जिसको सेंसस कहते हैं, और दूसरा अनोद्रिय, नॉन सेंसेस। इन दोनों अनुभूतियों में अनेंद्रिय अनुभूति, जिसे आध्यात्मिक अनुभूति कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। भारतीय विचारकों के मतानुसार तत्व का साक्षात्कार आध्यात्मिक अनुभूति से ही संभव है। आध्यात्मिक अनुभूति, इंट्यूटिव एक्सपीरियंस, बौद्धिक ज्ञान से उच्च है। बौद्धिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय के बीच द्वैत वर्तमान रहता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नष्ट हो जाता है। चूंकि भारतीय दर्शन तत्व के साक्षात्कार में आस्था रखता है, इसलिए इसे तत्व दर्शन कहा जाता है। भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषता व्यवहारिकता है। भारत में जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए दर्शन का सृजन हुआ है। जब मानव ने अपने को दुखों के आवरण से घिरा हुआ पाया, तब उसने पीड़ा और क्लेश से छुटकारा पाने की कामना की। इस प्रकार दुखों से निवृत्ति के लिए उसने दर्शन को अपनाया। इसलिए प्रोफेसर हिरियान ने कहा है, पश्चातान दर्शन की भांति भारतीय दर्शन का आरंभ आश्चर्य एवं उत्सुकता से न होकर जीवन की नैतिक एवं भौतिक बुराइयों के सामने निवृत्त हुआ, तथा दार्शनिक प्रत्यानों का मूल उद्देश्य था जीवन के दुखों का अंत ढूंढना और तात्विक प्रश्नों का प्रादुर्भाव इसे सिलसिले में हुआ। ऊपर से निवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में ज्ञान की चर्चा ज्ञान के लिए न होकर मोक्षानुभूति के लिए हुई है। अतः भारत में दर्शन का अनुशीलन
मोक्ष के लिए ही कहा गया है। मोक्ष का अर्थ है दुख से निर्भीत। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें समस्त दुखों का अभाव होता है। दुखाभाव अर्थात मोक्ष को परम लक्ष्य मानने के फलस्वरूप भारतीय दर्शन को मोक्ष दर्शन कहा जाता है। मोक्ष की प्राप्ति आत्मा के द्वारा मानी गई है। यही कारण है कि चारवाक को छोड़कर सभी दर्शनों में आत्मा का अनुशीलन हुआ है। आत्मा के स्वरूप व्याख्या भारतीय दर्शन के अध्यात्मवाद का सबूत है। भारतीय दर्शन को आत्मा की परम महत्ता प्रदान करने के कारण कभी कभी आत्मा विद्या भी कहा जाता है। अतः व्यवहारिकता और आध्यात्मिकता भारतीय दर्शन की विशेषता है। आज के लिए केवल इतना ही। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे भारतीय दर्शन और पश्चिम दर्शनों के स्वरूप की तुलनात्मक व्याख्या। तब तक के लिए नमस्ते।